आज हम आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 फोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि फोर्स का आपका पहला टॉपिक है मोमेंट ऑफ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम। ओके, तो अपन सबसे पहले जान समझते हैं कि फोर्स होता क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स। देखो, अगर क्लास 8th में या 7th में बहुत सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ी होगी, फोर्स का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी चीज को पुश कर रहे हो या फिर पुल कर रहे हो। बहुत सिंपल सी बात है, समझो। पुश और पुल ऑन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज फोर्स। ठीक है, किसी भी चीज पे आपको पुश किया पुल किया, वो आपका फोर्स हो गया। ठीक है, चलो। तो अब बात आती है कि पुश और पुल होने से होता क्या है। किसी भी बॉडी में जब आप पुश करो या पुल करो तो होगा क्या उस पे, उसकी या तो शेप चेंज होगी, साइज चेंज हो सकता है, मोशन चेंज हो सकता है, डायरेक्शन चेंज हो सकता है, अच्छा, ये सारी चीजें मैं रफली लिख दिया, ये सारी चीजें कैन चेंज। ठीक है, जब आप किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाते हो तो ये सारी चीजें चेंज हो सकती हैं या फिर उसको पुल करते हो। ठीक है, तो अब यहीं से एक बात समझ में आ जाती है कि ये जो चेंज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, फोर्स लगाने के बाद जो चेंज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, वो कैसे डिपेंड, मतलब कभी कभी होता है कि किसी ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स लगाया, उसकी शेप या साइज चेंज नहीं हुई। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि आपने फोर्स लगाया, शेप या साइज चेंज हो गई। ठीक है ना, तो समझते हैं आप, शेप और साइज कब चेंज नहीं होती, कब चेंज होती है। तो उसमें आपका रिजिड बॉडी, दो तरीके की बॉडी आ जाती है। एक होता है रिजिड बॉडी, ठीक है, दूसरा होता है आपका नॉन रिजिड बॉडी। दूसरा क्या होता है आपका, नॉन रिजिड बॉडी। नॉन रिजिड, समझो, रिजिड बॉडी और नॉन रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी में क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है उसके जो 2 पॉइंट है या 3 पॉइंट, उन पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स रिमेन्स कांस्टेंट। बात समझ में आई? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हमेशा रिजिड बॉडी में कांस्टेंट रहता है, लेकिन ऐसा नॉन रिजिड बॉडी में नहीं होता है। मतलब कि आपने उस पर फोर्स लगाया तो क्या होगा, उसका शेप या साइज चेंज हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है रिजिड बॉडी में, मान लीजिए कोई आपकी बॉडी रखी है, ठीक है ना, तो जब भी आप इस पे कोई भी फोर्स अप्लाई करोगे तो ये क्या करेगा, आपका आगे मूव कर जाएगा, लेकिन विदाउट चेंज इन शेप। लेकिन नॉन रिजिड में क्या होगा, जब आप इस पे फोर्स लगाओगे तो हो सकता है कि शेप चेंज हो भी और हो सकता है नहीं भी हो। वो डिपेंड करेगा फोर्स पे कि आप उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स कितना लगा रहे हो। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, यहां पे चेंज इन शेप आ जाता है। चेंज इन शेप जब आप इस पे फोर्स अप्लाई करते हो। ठीक है, जब आप, मैं लिख नहीं रहा हूं वो सारी चीजें कि फोर्स अप्लाई करते तब चेंज इन शेप आ जाता है, समझो, मेरी बात को सुनो, वीडियो को रोको और देखो। ठीक है, तो चेंज इन शेप आ जाता है। बट यहाँ पे जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तो चेंज इन शेप नहीं होता है। सॉरी, हाँ सही है, चेंज इन शेप नहीं होता है। ठीक है, हाँ, चेंज इन मोशन, चेंज इन डायरेक्शन दोनों में कांस्टेंट है। ठीक है, हो सकता है। चलो, ये हो गया आपका नॉन रिजिड बॉडी और रिजिड बॉडी की बात। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं मोशन के। जैसे कि अब जब आप बॉडी पर फोर्स लगाओगे तो उसमें कोई ना कोई मोशन आएगा। ठीक है, अब वो मोशन कितने तरीके का है, ट्रांसलेशनल है, रोटेशनल है, तो हम उस मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज, मोशन पे आगे जाने से पहले मैं बता दूं कि फोर्स को हम डिफाइन और कैसे करते हैं। ठीक है, ये तो होगी, चलो आपको 0.5 मार्क्स दे देगा, मतलब कि टीचर आप पे एहसान कर देगा ये वाली डेफिनेशन देख के। ठीक है, टीचर को थोड़ा सा अगर मक्खन लगाना है टीचर को, ठीक है,
तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ये क्या होता है भाई, अपन लोगों ने सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है, जो क्या होता है एफ इज इक्वल्स टू एम ए, सब लोग पढ़ लेते हैं एफ इज इक्वल्स टू एम ए, लेकिन कभी सोचा है कि वो एफ इज इक्वल्स टू एम ए आया कहां से? पी इज इक्वल्स टू एम बी पढ़ लेते हैं, ठीक है, मोमेंटम। तो वो जो एफ इज इक्वल्स टू एम बी है, सॉरी एफ इज इक्वल्स टू जो एम ए है, वो आपका पी इज इक्वल्स टू एम बी से ही आया है, ठीक है। कैसे आया? आप यहाँ पे सॉरी रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, आप इसको क्या लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो डीपी बाय dt। चलो भी 2 मिनट में समझा देता हूं कि ये कैसे रहता है। अच्छा मैं इसको इरेज कर देता हूं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो तो हम यहां थे dp ओवर dt पे, चलो समझते हैं। तो हमें पता है कि p इज इक्वल टू mv होता है, ठीक है। तो हम d बाय dt और यहां पे mv लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे जो आपका मास है ये क्या है? ये आपका है कांस्टेंट, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, जब भी कभी कोई भी ऑब्जेक्ट आपका स्पीड ऑफ लाइट से अगर ट्रेवल करता है तो उसका मास चेंज होने के चांस होते हैं, लेकिन अभी आप रियल लाइफ में कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं करती, ठीक है ना। तो आपका मास चेंज नहीं होगा, मास क्या रहता है आपका? कांस्टेंट रहता है। क्या करोगे आप? बाहर ले लोगे तो यहां से आता है dv ओवर dt। जो ये वाला फैक्टर है ये क्या है? चेंज इन वेलोसिटी या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो ये चीज क्या हो जाएगा? ये होता है आपका एक्सेलरेशन। तो यहां से आपका आ जाता है एम ए, और हमने क्या देखा था यहाँ पे क्या देखा था कि f इज इक्वल्स टू dp ओवर dt विच इज इक्वल्स टू एम ए। तो यहां से आपका ये चीज आती है। तो यहां तक कोई डाउट किसी को भी? तो लिख लो इसको चाहो तो, और आगे अपन बढ़ते हैं। चलो तो ये है आपका मेन चैप्टर, मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स को हम कभी कभी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, उसी चीज को हम टॉर्क बोलते हैं, ठीक है। गेट का ओपन करना, ये सारी चीजें क्या होता है? टॉर्क या मोमेंट ऑफ। जब आपका फोर्स लगा तो फोर्स की वजह से, मैंने क्या बोला अभी, फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज हो सकता है, शेप चेंज हो सकता है, वो रिजिड और नॉन रिजिड बॉडी पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप गेट ओपन करते हो, डोर घर में अपना ओपन करते हो, वो क्या है? वो डोर क्या है? एक रिजिड बॉडी है। तो क्या हो रहा है? एक जगह पे फिक्स्ड है, मूव कर रहा है इस तरीके से, आप फोर्स लगा रहे हो। तो अब हम वो सारी चीजें पढ़ने वाले डिटेल में, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जब भी कभी आप किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाते हो, तो सबसे पहले उस बॉडी के अंदर आता है मोशन, ठीक है। सबसे पहले उस बॉडी के अंदर आता है मोशन, ठीक है। तो वो मोशन क्या क्या होता है पढ़ने वाले चैप्टर में। तो मोशन है आपका 2 तरीके का, एक है आपका ट्रांसलेशनल मोशन और दूसरा है रोटेशनल मोशन, ठीक है। अब ये ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशन क्या होता है, देखो समझो, एक एक करके समझते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन पहले समझते हैं या फिर साइमल्टेनियसली समझते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है? ट्रांसलेशनल मोशन को हम लीनियर मोशन भी बोलते हैं। मान लिया कि कोई आपकी रिजिड बॉडी है या फिर नॉन रिजिड बॉडी है, आपने उस पर फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने के बाद वो बॉडी का आगे जाना, पीछे जाना, मतलब लीनियरली मूव करना, वो है आपका ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये है आपकी बॉडी, ठीक है, इस पे आपने फोर्स लगाया, ये इधर मूव हुई, ठीक है, ये इधर मूव हुई। तो आपका फोर्स जिस डायरेक्शन में लगता है उसी डायरेक्शन में हमेशा बॉडी जब मोशन करे तो वो होता है आपका ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। अच्छा रिजिड बॉडी, अच्छा इसमें एक केस आ सकता है कि रिजिड बॉडी में तो चलो सीधे सीधे मूव कर जाएगी, लेकिन मान लिया इस पे आपने प्रेशर लगाया, उसका कुछ शेप इस तरीके से चेंज हो गई, तो वहां पे मोशन आपका कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके का, ऐसे करके कुछ हो जाए, ठीक है ना। लेकिन उसको हम अगर उसको हम क्लासिक माइक्रो लेवल पर देखते हैं तो हमें पता पड़ेगा, अदरवाइज वो भी हम उसको ट्रांसलेशन मोशन कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आई। चलो अभी समझते हैं हम रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में क्या रहता है? मान लीजिए आपकी रिजिड बॉडी है, ठीक है, यहां पे हम रिजिड बॉडी की ही ज्यादा बात करने वाले हैं। आपकी ये रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी है,
ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हुआ, अभी यहाँ पे मान लिया आपने एक फोर्स लगाया, ठीक है, फोर्स लगाया, लेकिन फोर्स लगाने से पहले इसमें एक कंडीशन बता दूं, ये ना एक पॉइंट पे फिक्स्ड है, ठीक है, ये एक पॉइंट पे फिक्स्ड है। तो आपने इसमें फोर्स लगाया, तो जब आपने मान लिया एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा आपका, तो क्या हुआ, ये बॉडी आगे मूव नहीं करेगी, ये बॉडी आगे मूव नहीं करेगी, ये बॉडी क्या करेगी, बॉडी मूव कर जाएगी। तो जब ये बॉडी मूव करेगी तो उस टाइम पे वो जो टर्निंग इफेक्ट आएगा, वो जो टर्निंग इफेक्ट आएगा बॉडी में, टर्निंग इफेक्ट आएगा, उस टर्निंग इफेक्ट को हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। बात समझ में आई, रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशन मोशन, बहुत ही सिंपल भाषा में समझ में आया कि नहीं आया कि ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशनल मोशन में क्या फर्क है, ठीक है। अभी बात करते हैं पाइवोटेड बॉडी कैसे कैसे और फोर्स लगता है, और आगे उसको डिटेल में पढ़ते हैं। और यहीं से इस रोटेशनल मोशन से ही आया आपका टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, या फिर उसको मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं, या फिर टॉर्क बोलते हैं। उसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। चलो, तो ये चीज मैंने अभी आपको बताया था, रोटेशनल मोशन। ये देखते हैं मोमेंट है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क, ठीक है। क्या रहता है, मान लिया ये आपकी कोई बॉडी है, ठीक है, ये आपकी कोई बॉडी है, रिजिड बॉडी है मान लिया। जरूरी तो नहीं है कि रिजिड बॉडी की ऐसी शेप नहीं हो सकती, ठीक है। अब हमने क्या किया, मान लिया हमने इस पे फोर्स लगाया, हमने इस पे क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया, हमने इस पे एक फोर्स लगाया, क्या लगाया, फोर्स लगाया, ठीक है, या मान लिया इस तरीके से फोर्स लगाया, ऐसा कुछ फोर्स लगाया, ठीक है ना। ये क्या, ये आपका एक ओ पॉइंट है, ये यहाँ पे पाइवोटेड है। पाइवोटेड का मतलब है कि कोई भी बॉडी उस पॉइंट पे फिक्स्ड है। मान लीजिए ये एक आपका पेन है, ठीक है, यहाँ पे ये फिक्स्ड है, अब मैंने इस पे फोर्स लगाया, क्या करेगी, ये मूव करेगी इस तरीके से, मूव करेगी इस तरीके से, तो वही यहाँ पे होगा। जब मैंने इस पे फोर्स लगाऊंगा तो ये क्या करेगी, मूव करेगा, और वो जब मूव करेगा तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स। बात समझ में आई, यहां तक बात क्लियर हो जानी चाहिए। क्यों, क्योंकि बॉडी पाइवोटेड है। बॉडी अगर पाइवोटेड नहीं है, अगर बॉडी पाइवोटेड नहीं है तो क्या होगा, बॉडी में मोशन तो होगा, लेकिन वो मोशन कौन सा होगा, वो मोशन होगा आपका ट्रांसलेशनल मोशन या फिर लीनियर मोशन। चलो, यहां तक बात क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। अभी समझते हैं कि ये जो भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, तो वो फोर्स किस किस चीजों पर डिपेंड करता है, या फिर जब भी बॉडी जब आपकी टर्न होती है, या फिर जो मोमेंट ऑफ फोर्स है उसके फैक्टर्स क्या है, कि वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। वैसे थोड़ी कि आपने फोर्स लगा दिया, बॉडी मूव हो गई और हो गया काम, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। नॉर्मल जब आप एग्जाम देते हैं, एग्जाम में मार्क्स आते हैं, मार्क्स आने के बाद एक प्रोसेस होता है ना, कि नोटबुक चेक हो गई, उसके बाद फिर रिजल्ट आएगा, फिर पापा का जूता पड़ेगा, है ना, वो एक प्रोसेस होता है। ऐसा यहाँ प्रोसेस है कि हमने मोमेंट ऑफ फोर्स देखा, रिजिड बॉडी कैसे पाइवोटेड होती है, कैसे फोर्स होता है, कैसे रोटेशनल मोशन होता है, कब ट्रांसलेशनल मोशन होता है। ऐसे ही वो जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो अपन समझते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो ये मेरी एक बहुत अच्छी ड्राइंग है, दिख रही होगी, बहुत अच्छी ड्राइंग है। मुझे इसके लिए एक ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट किया जा चुका है। वो नॉमिनेशन करने वाले मेरे फ्रेंड्स थे, ठीक है, ये बात किसी को बतानी नहीं है। तो ये क्या है, ये हमारा डोर है, जो हम अपन जो घर में रोजाना डोर खोलते हैं। और जो ये चीज है, ये क्या है, ये है आपका हिंज। आई होप दिख रहा होगा। चलो, ये है आपका हिंज। थोड़ा सा इसको डोर को मैं बीच में ले आता हूं। चलो, अभी ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है आपका हिंज, जहां पे कि जो डोर है आपका फिक्स्ड है, या फिर कह सकते हैं पाइवोटेड पॉइंट है। मतलब हम इस चीज को हम बोल सकते हैं पाइवोटेड है, इस जगह पे पाइवोटेड है, मतलब फिक्स्ड है वो यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, ये क्या है, ये कुंडी है आपकी, फिर लैच जो भी होता है, ठीक है। तो इस जगह पे हमें फोर्स लगाना है, ठीक है। अब ये जो फोर्स यहाँ पे जो फोर्स लगता है, वो फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अरे ऐसे समझो ना, मान लिया, मत मानो मेरा फोन ज्यादा ही बुरी हालत में है। मान लिया आपका डोर है, ठीक है। तो ये जो चीज है, ये वाली चीज, ये क्या आपका, ये क्या है, ये आपकी हिंज, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं,
पाइवोटेड पॉइंट है। अब हम फोर्स क्या लगा रहे हैं, फोर्स हम इधर लगा रहे हैं, तो ये जो फोर्स लग रहा है उस डोर के कैसे लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है ना, तभी तो ये मूव करेगा, या तो इधर या इधर, ठीक है ना। तो यहां आपका एक परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस जगह पे आपका एक परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। दूसरा दूसरा क्या है कि ये जो हिंज है और ये जो आपका कुंडी है यहाँ पे, इसके बीच में एक डिस्टेंस है, कुंडी तो मत बोलो, फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं, जो ये चीज है आपका, इसको हम लाइन ऑफ एक्सिस बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्सिस बोलते हैं इस चीज को। और इस चीज को हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं इसको, लाइन ऑफ एक्शन, और इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। और ये जो डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस होता है, इसको बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन एंड लाइन ऑफ एक्सिस। ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन एंड लाइन ऑफ एक्सिस। बात समझ में आई। इस डिस्टेंस का बहुत बड़ा रोल है, रोल फोर्स का भी है, लेकिन इस डिस्टेंस का भी रोल है, जितना ज्यादा फोर्स का उतना ही ज्यादा डिस्टेंस है। चलो, तो ये फैक्टर समझ में आया। अब क्या होता है, ये जो टर्निंग ऑफ अ बॉडी के जो फैक्टर है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है आपका। पहला तो कि जो लाइन ऑफ एक्शन है, यहां पे जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है। दूसरा कि लाइन ऑफ एक्शन और लाइन ऑफ एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है। मतलब कहने का है कि जितना ज्यादा आपका डिस्टेंस होगा उतना ही आपका कम फोर्स लगेगा, ठीक है। यही तरीका होता है कि जो आपका टर्निंग इफेक्ट है बॉडी का, उसको इंक्रीज करना है, मैक्सिमम करना है, मिनिमाइज करना है, तो कैसे कर सकते हो आप, ठीक है। अगर आपका डिस्टेंस यहां पे ज्यादा है तो आपका फोर्स कम लगेगा, और अगर आपका यहां पे डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन एंड लाइन ऑफ एक्सिस, अगर आपका डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्सिस एंड लाइन ऑफ एक्शन। यहां तक बात क्लियर हो जानी चाहिए। तो इसको थोड़ा सा मैं मिनिमाइज करके साइड में कर देता हूं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलो, तो लिख लेते हैं। पहली चीज क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाइड। कहां पे अप्लाई हो रहा है, एट द लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन, ध्यान रखना इस वर्ड को, ठीक है। बी पॉइंट क्या है, दूसरा डिस्टेंस बिटवीन, ये जो BW है इसका बिटवीन, राजू भैया का स्टाइल है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन किस किस में, लाइन ऑफ एक्शन एंड लाइन ऑफ एक्सिस, डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन एंड लाइन ऑफ एक्सिस, ये चीज, दो चीज ध्यान रखने की है। एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाइड एट द लाइन ऑफ एक्शन एंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन एंड लाइन ऑफ एक्सिस। ये दो फैक्टर्स हैं जिस पे कि आपका टर्निंग इफेक्ट जो है बॉडी का वो डिपेंड करता है। मैक्सिमाइज कैसे करते हैं इसको, मिनिमाइज कैसे करते हैं वो मैं बता चुका हूं कि जो आपका फोर्स लगता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन एंड लाइन ऑफ एक्सिस। चलो ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी, क्लियर होगी। तो समझते हैं मेजरमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स की। जो आपका मोमेंट ऑफ फोर्स है उसको आप मेजर कैसे करें, ठीक है। हमने बोल दिया कि भाई डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स कम लगेगा, डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा मैथमेटिकल इसका चीज देख लेते हैं, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, अभी मैंने एक बॉडी बनाई थी, मान लिया ये आपका जो पॉइंट है वो मान लिया ये O है और ये पॉइंट है P। तो आपने क्या किया, इस पे एक फोर्स लगाया, और ये जो पॉइंट था वो, ये पॉइंट क्या था, पाइवोटेड था, पाइवोटेड पॉइंट था, ठीक है। हमने इस पे एक फोर्स लगाया तो क्या किया, इसने घूमना चालू कर दिया। मान ली ये आपका एक फिक्स पॉइंट है और यहाँ पे आप फोर्स लगा, बुक से समझते हैं, आपका यहाँ फोर्स लगा तो ये क्या करेगा, ये घूमेगा, ठीक है। इसने घूमना चालू कर दिया। तो वो मोमेंट ऑफ फोर्स है वो मेजर कैसे करते हैं, ठीक है। तो अच्छा देखो, मोमेंट ऑफ फोर्स, अब देखो ये आपका फोर्स लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे आपका फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो फोर्स पर डिपेंड करेगा एक तो, ठीक है। दूसरा
कि इस फोर्स से वो पाइवोटेड पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, ठीक है ना, ओपी डिस्टेंस है, F इंटू ओपी। सो दिस F इंटू ओपी इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ फोर्स। ये जो F इंटू ओपी, ओपी क्या है, ओपी क्या है, ओपी है डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन एंड द लाइन ऑफ एक्सिस। चलो थोड़ा सा इसको और देखते हैं। जो आपका मोमेंट ऑफ फोर्स है, मोमेंट ऑफ फोर्स है, उसका सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा F इंटू ओपी, एंड दिस ओपी इज द डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच में, लाइन ऑफ एक्शन एंड डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन एंड लाइन ऑफ एक्सिस। सही है, डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन एंड लाइन ऑफ एक्सिस, ठीक है। ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ फोर्स। अब इसकी देख लेते हैं यूनिट्स ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या रहेगा यूनिट्स, तो यूनिट निकालना तो बहुत आसान है। अब देखो जैसे कि फोर्स है, फोर्स का जो यूनिट है आपका वो हो गया न्यूटन, ठीक है। ये क्या है, ओपी है तो आर ना, मतलब डिस्टेंस उस पॉइंट एलओएस लाइन ऑफ एक्शन से लाइन ऑफ एक्सिस के बीच में क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, न्यूटन मीटर। यहां तक बात समझ में आई। तो ये जो है मोमेंट ऑफ फोर्स का यूनिट है न्यूटन मीटर। अच्छा, एक और चीज, ये जो आपका टॉर्क निकला या फिर इसको आप बोलते हो मोमेंट ऑफ फोर्स निकला, ये क्या है आपका, ये जो टॉर्क है ये है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। कैसे वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क है ये क्या है आपका, वेक्टर क्वांटिटी। कैसे है वेक्टर क्वांटिटी, समझते हैं इसको अलग से समझते हैं कि हाउ टॉर्क इज वेक्टर। हाउ टॉर्क इज वेक्टर, देखो हमें पता है कि भाई टॉर्क इज इक्वल्स टू कितना है, F इंटू आर फॉर्मूला होता है, ठीक है। जिसमें कि R तो भाई हमें पता है, R क्या, R तो स्केलर क्वांटिटी है, R तो स्केलर क्वांटिटी, लेकिन जो फोर्स है, फोर्स क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है। और जब भी कभी आप वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन स्केलर से करते हो तो आपका जो आंसर आता है हमेशा वेक्टर ही आता है। ध्यान रखना, वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन जब भी स्केलर से करते हो तो आपका जो आंसर आता है वो वेक्टर आता है। सो दिस इज द रीजन दैट टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैंने समझाया क्यों टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि जो टॉर्क की जो यूनिट होती है वो न्यूटन मीटर होती है, ठीक है। वर्क की यूनिट होती है वो भी न्यूटन मीटर या फिर जूल कह सकते हैं। एनर्जी की जो यूनिट होती है वो भी न्यूटन मीटर या फिर उसको हम जूल बोल सकते हैं। मतलब कहने का है कि वर्क की जो यूनिट है उसको हम जूल बोल सकते हैं, एनर्जी की जो यूनिट है उसको हम जूल बोल सकते हैं, या फिर हम न्यूटन मीटर को वर्क और एनर्जी के केस में जूल बोल सकते हैं। लेकिन टॉर्क के केस में हम इस न्यूटन मीटर को जूल नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि टॉर्क आपकी वेक्टर क्वांटिटी और वर्क एंड एनर्जी आपका स्केलर क्वांटिटी है। इस चीज को ध्यान रखना, अक्सर करके एग्जाम में आ जाता है या इंटरव्यू में भी कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। चलो, तो यहां तक क्लियर है। तो ये जो आपका न्यूटन मीटर थी, ये जो आपकी न्यूटन मीटर यूनिट थी, ये क्या है आपकी टॉर्क का ऐसा यूनिट है। वहीं पे अगर आपको मैं पूछूं कि सीजीएस यूनिट क्या होगी, तो सीजीएस यूनिट आपकी हो जाएगी डाइन और सेंटीमीटर। ये है आपकी क्या, ये है आपकी सीजीएस यूनिट, ठीक है। अच्छा, इन यूनिट के अलावा एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस ऐसे रहता है। इसके अलावा आपका ग्रेविटेशनल यूनिट भी होती है। कौन सी यूनिट होती है, ग्रेविटेशनल यूनिट। समझो ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होती है। अगर आप इसकी ग्रेविटेशनल यूनिट पूछते हो तो
जो आपका 1 न्यूटन है उसको आप 1 kgf लिखते हो, ठीक है। केजीएफ वो यश वाली मूवी नहीं, केजीएफ वो नहीं, केजीएफ किलोग्राम है और एफ का मतलब फोर्स, केजीएफ। किसमें किसमें रहेगी ये, एसआई में। वहीं पे अगर आप इसको सीजीएस में लिखोगे तो जो 1 न्यूटन है उसको आप लिख दोगे 1 GF। गर्लफ्रेंड वाला जीएफ नहीं, मन में लड्डू फूटा, गर्लफ्रेंड वाला जीएफ नहीं है ये, ठीक है। ये क्या है आपका सीजीएस, आसन में। चलो अब इसमें इनटू मीटर भी तो बचता है, इनटू मीटर, और यहाँ पे भी इनटू मीटर, तो यहाँ पे भी भाई इनटू मीटर आ जाता है और यहाँ भी इनटू मीटर आ जाता है। ऐसा ही अलग है, नाम है पता अपना 1 kgf इज इक्वल टू, सॉरी 1 न्यूटन kgf इंटू एसआई इंटू मीटर, नहीं ऐसा मत करना, एसआई मैंने अलग से लिखा है ये, ठीक है, ये मीटर। बात समझ में आई यहाँ तक, ये आपकी ग्रेविटेशनल यूनिट। चलो यहाँ तक क्लियर है बात। चलो अभी अपन आगे देखते हैं, चीज रह गई यहाँ पे। हाँ तो 1 न्यूटन मीटर में 10⁷ 9 सेंटीमीटर होता है, ध्यान रखना, ठीक है। और 1 kgf में कितना होता है 9.8 न्यूटन मीटर। और 1 GF एक गर्लफ्रेंड में कितना होता है, ये सीजीएस में आ गए हम। एक गर्लफ्रेंड ऐसे याद रखो, एक गर्लफ्रेंड में कितना रहता है 989 सेंटीमीटर। बॉडी है, बॉडी मूव करती है, जब आप इस पे, एक पाइवोटेड बॉडी है और आप जब इस पे फोर्स लगाते हो तो वो मूव करती है। अब वो जो मूव करती है बॉडी, रोटेटरी मोशन होता है उसमें। वो जो रोटेटरी मोशन होता है वो या तो क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा। वो जो मोशन होगा आपका या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, या फिर क्लॉकवाइज होगा, या फिर क्लॉकवाइज होगा। इसको समझते एंटी क्लॉकवाइज। इसमें कुछ है नहीं कुछ खास। घड़ी देखी होगी, घड़ी, घड़ी, ठीक है। ये इधर आपका 12 है, ये 3, इधर 6 और इधर 9, ये घूम रही है ऐसे करके, ये आपका होगा क्लॉकवाइज। और इस क्लॉकवाइज को हम कन्वेंशनली नेगेटिव लेते हैं। हाँ, और ये जो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, इसको हम, चलो कलर चेंज कर दो। एंटी क्लॉकवाइज क्या है, घड़ी को उल्टा घुमा दो, और एंटी क्लॉकवाइज को कन्वेंशनली हम पॉजिटिव लेते हैं। चलिए यहां तक बात समझ में आ गई। इसके साथ साथ एंटी क्लॉकवाइज को हम चलो पॉजिटिव, और यहाँ इसमें एक चीज और समझो कि जो एंटी क्लॉकवाइज है और क्लॉकवाइज है, इसका डायरेक्शन ऑफ एक्सिस किधर होता है, नहीं समझ में आया। मान लिया आपकी जो घड़ी है, आपकी जो घड़ी है वो कैसे ऐसे करके मूव कर रही है, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल लगाओ, जब आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे ऐसे है, ठीक है। जो आपकी घड़ी है वो इस तरीके से मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है, ठीक है ना। जब आप राइट हैंड थंब रूल जब आप क्लॉकवाइज जाओगे तो जो इस एक्सिस का जो डायरेक्शन होगा वो डाउनवर्ड होगा। मतलब कि क्लॉकवाइज में जो एक्सिस का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड या फिर कह सकते हैं इनवर्ड होगा, ठीक है। और इसका आउटवर्ड या फिर अपवर्ड बोल दो, ठीक है, इस तरीके का ऐसे करके, ठीक है ना। अब घड़ी है ना आपकी इस तरीके से मूव करती है ऐसे, लेकिन हम क्या करें, हम ऐसे घूम रहे हैं, मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से, ठीक है। तो असल में बहुत सिंपल तरीका, आउटवर्ड और इनवर्ड। अच्छा देखो, अभी तक हमने जो पढ़ा वो पढ़ा कि जब भी आपका बॉडी पे फोर्स लगता है तो वो मूव करती है, लेकिन जो बॉडी आपकी रोटेट होती है, जो आपकी बॉडी है वो रोटेट होती है, उसके भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है ना, कि बॉडी कब कब रोटेट करेगी। तो वो जो रोटेशन है वो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, अपन वो देखते हैं। चलो तो अभी जो भी आपका फोर्स लग रहा है और जो बॉडी आपकी मूव कर रही है वो समझ में आ गया हमारे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, कैसे नेगेटिव होता है कैसे पॉजिटिव। अच्छा ये नेगेटिव और पॉजिटिव ये कन्वेंशनली होता है, इसका कोई ऐसा ऐसा रीजन नहीं है। एंटी, ठीक है, आउटवर्ड रहता है, डाउनवर्ड रहता है, इनवर्ड रहता है या फिर अपवर्ड रहता है, वो चीज हमें समझ में आ गई, ठीक है। अभी अपन समझते हैं कि जो रोटेशन ऑफ बॉडी होता है उसका डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन कैसे, फोर्स तो चलो फोर्स पे तो डिपेंड करता ही है, लेकिन और किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो एक तो है आपका बाय चेंजिंग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मतलब कि जिस आपका मान लिया एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका कोई
ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, आपका ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है। हम इधर जब फोर्स लगा रहे हैं तो ये बॉडी इस तरीके से मूव कर रही है, ये बॉडी इस तरीके से मूव कर रही है। मैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं, मेरा जो फोर्स लग रहा है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को मैं POA लिख रहा हूं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये है, ठीक है ना। ये क्या कर रहा है, ये इस केस में क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज कर दी। मान लिया मैंने ना आपका फोर्स इधर लगा दिया, ठीक है, सेम डायरेक्शन है, डायरेक्शन सेम है, लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, अभी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये था, अब मैंने POA ये कर दिया। क्या करेगा, अब ये इधर मूव करेगा, जो ग्रीन वाला है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा, इसका कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। बात समझ में आई। चलो दूसरा पॉइंट क्या है भाई, चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स में क्या है, अभी ये आपकी बॉडी है, ठीक है ना, अभी आप इस पे फोर्स ऐसे करके लगा रहे थे, ठीक है ना। चलो मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूं, आप इस पे ऐसे फोर्स लगा रहे थे, ये मूव कर रही है किधर, ये क्लॉकवाइज मूव कर रही है। अब आपने क्या किया, ये फोर्स ऐसे लगा के आपने ये फोर्स ऐसे लगा दिया, क्या होगा, अब ये वापस इधर चली जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी। तो ये दोनों फैक्टर समझ में आए या नहीं आए, आई होप समझ में आएगा। और अगर नहीं आए हो समझ में तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, वीडियो को लाइक करो, समझ में वो अच्छा लगता है तो, और बुरा लगता है तो भी लाइक करो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई आपकी। चलो इसके आगे बहुत बेसिक सी चीज है, लाइक इसकी एप्लीकेशन क्या है, फिर कह सकते हैं हम कॉमन एग्जांपल क्या है मोमेंट ऑफ फोर्स के। आप समझ लो जैसे कि आपका बाइक का पहिया है, वो मूव कर रहा है, एक पॉइंट पर पाइवोटेड है, मूव कर रहा है। आप जैसे आप आगे जा रहे हो, ठीक है ना, जैसे कि आप जब आगे जाते हो आप क्या करते हो, मान लिया ये इस पॉइंट पे आप खड़े हो, इस पॉइंट से आप जब आगे जा रहे हो आपको एक फोर्स लग रहा है इस तरीके से, ठीक है। अब आप पीछे आ रहे हो तो क्या कर रहा है, अब आपका फोर्स ऐसे लग रहा है, मतलब कि एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जिस पॉइंट पर लग रहा है उस पॉइंट का जो एप्लीकेशन वो चेंज हो रहा है। पहले आपका इधर लग रहा था फोर्स, अब आपका क्या कर रहा है पीछे, मतलब कि आप ऐसे करके बाइक पे बैठे हो, ठीक है, बाइक चालू नहीं है, बाइक पे आप पैर मार के चालू कर रहे हो, तो आप ऐसे करके सीधे सीधे जा रहे हो। आपने क्या किया, आपने पीछे किया, तो उसी पॉइंट पे उल्टा। चलो कॉमन एग्जांपल इसके, फॉर एग्जांपल जैसे कि डोर है, जैसे आप डोर ओपन करते हो रोजाना, डोर को पुश करते हो, पुल करते हो, वो है आपका एक एग्जांपल हो सकता है। जैसे मैकेनिक को देखा होगा, जब भी कभी कार सही कराने जाते, साइकिल सही कराने जाते हैं, तो मैकेनिक ना एक रेंज यूज करता है, उस रेंज को हम स्पेनर बोलते हैं, स्पेनर बोलते हैं उस रेंज को। किस तरीके का होता है, मान लिया ये है, ठीक है, ये क्या है, ये यहाँ पे एक बोल्ट लगा हुआ है आपका, ये क्या है आपका बोल्ट है, इसको ओपन कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लेंगे कि दिस इज पाइवोटेड, ठीक है, और फोर्स आपका लग रहा है यहाँ पे। इसका एक क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में वो अपन क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब जो आगे वाला टॉपिक है आपका वो है इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम और कपल। इसकी वीडियो अगर पॉसिबल हुई तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो कल या परसों अपलोड करता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट।